3 हो सकता है, 3 तो नहीं, अभी तक 2 ही पूछा गया है, तो 2 या मिनिमम 1 तो ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, आइए। तो देखिए जैसे इस प्रकार से, जैसे प्रीवियस में जो पूछे गए हैं उससे कुछ आइडिया आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वाक्य शुद्धि भाषा ज्ञान की पहली शर्त है। भाषा में वर्तनी के अतिरिक्त अनेक ऐसी शुद्धियाँ हैं जिनके विषय में ध्यानपूर्वक विचार न करने पर वाक्य अशुद्ध रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप भाषा की सरसता नष्ट हो जाती है। यह शुद्धियाँ कई प्रकार की होती हैं जिनका विवेचन इस प्रकार है। शब्दों के यथास्थान प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। जैसे शब्दों को यथास्थान प्रयुक्त न करने पर भी वाक्य अशुद्ध रह जाता है। जैसे शब्द का अगर प्रयोग ना किया जाए, जैसे फुटबॉल खेल रहा है शिशिर, तो इसमें साफ साफ शिशिर फुटबॉल खेल रहा है, तो शब्दों का जो है यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, ठीक है, उल्टा। जहाँ पे यहाँ पे शब्दों का जो स्थान प्रयुक्त स्थान होता है वहाँ पे प्रयुक्त स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया। जैसे इस प्रकार से कि पी रहा है पानी महेश, यानी महेश पानी पी रहा है, साफ बात है। इस प्रकार के क्वेश्चन। और दूसरे किस टाइप के होते हैं कि उपयुक्त शब्दों में प्रयोग संबंधी शुद्धि है। जैसे वाक्य में जिस शब्द की आवश्यकता होती है उस शब्द का उपयोग न किया जाए, तब भी वाक्य क्या होता है, वह अशुद्ध होता है। जैसे चिड़िया बोल रही है, अब चिड़िया चहक रही है, बोल नहीं रही है, चिड़िया चहक रही है। जहाँ पे प्रयुक्त शब्द होता है वहाँ पे प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग आप यहाँ पे करेंगे। जैसे घोड़ा जोर से चिल्ला रहा है, जोर से थोड़ी ना होगा, जोर से हिनना रहा है, चिल्लाना थोड़ी ना, तो हिननाता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे अगला है कि इस यंत्र की उत्पत्ति सर रॉबर्ट मैकनमारा ने किया था। जबकि शुद्ध क्या है, इस यंत्र का आविष्कार, उत्पत्ति नहीं होगा, आविष्कार होगा, ठीक है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो आविष्कार करते हैं। तो इस यंत्र का आविष्कार सर रॉबर्ट मैकनमारा ने किया था। मुझे एक आवश्यकीय कार्य है, मुझे आवश्यकीय नहीं होगा, यहाँ पे आवश्यक कार्य होगा। अब संज्ञा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती है। जैसे क्या होता है कि मुझे इस बैठक का समाचार नहीं था, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, समाचार नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ संज्ञा संबंधी सूचनाएं हैं जो कि अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध जैसे हमारे देश का विकास कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है, तो हमारे देश का विकास नहीं बल्कि यहाँ पे विस्तार होगा, विस्तार जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। अशुद्ध जैसे है कि गुरु की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं बल्कि सेवा करनी चाहिए। रामू पर चोर होने की शंका है, होने की नहीं, होने का, ठीक है। सर्वनाम संबंधी अगर अशुद्धियों की बात किया जाए तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है। जैसे तुम घर पर जाओ तो तुम्हारी पुस्तक ले आना। अब तुम घर पर जाओ तो अपनी पुस्तक ले आना, तुम्हारी थोड़ी ना होगा, यहाँ पे सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं। पानी में कौन पड़ गया, पानी में क्या पड़ गया, ठीक है, कौन नहीं होगा। तेरे को एक कलम देता हूँ, तेरो नहीं होगा, ठीक है, तुमको एक कलम दूंगा। मेरे से मित्रता रखने पर तुम्हें पर्याप्त लाभ होगा, मेरे से नहीं मुझसे, ठीक है। विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियों को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जैसे अचानक हवा तेज चलने लगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि अचानक हवा तेज चलने लगी, अचानक तेज हवा चलने लगी, यहाँ पे अशुद्धियाँ होती हैं जो विशेषण संबंधी होती हैं, ठीक है। महेश योग्य नहीं है, महेश अयोग्य है, दूसरी भाषा में कहा जा सकता है योग्य नहीं, यहाँ पे गलत होगा विशेषण का अगर देखा जाए। अशुद्ध है कि दूध का अभाव चिंतनीय है, दूध का अभाव चिंतनीय है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो दूध का अभाव चिंताजनक है, ठीक है। अब रामू की भारी प्यास लगी है, रामू को भारी प्यास लगी है, भारी नहीं होगा, ठीक है, राम को बहुत प्यास लगी है। अब क्रिया संबंधी कुछ यहाँ पे विशेषताएं अगर बात किया जाए तो अशुद्ध जैसे प्रधानाध्यापक को आगरा हस्तांतरित किया जाए, तो अगर यहाँ पे शुद्धतम बात किया जाए तो प्रधानाध्यापक को आगरा स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाए नहीं किया जाना चाहिए, रिस्पेक्टफुल यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे क्रिया संबंधी यहाँ पे बात की गई है। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना नहीं होगा, प्रतीक्षा करना, सिंपल सी बात है। परीक्षा फल सुनते ही उसका चेहरा जो है वो गिर गया नहीं, उतर गया, ठीक है, उतर गया। तो यहाँ पे आप साफ बातें समझ में आ रही होंगी आपको। कागज़ मेज पर डाल दो नहीं, रख दो, सिंपल सी बात है। अब क्रिया विशेषण संबंधी कुछ यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे आप इस कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, हालांकि ये शब्द देख लें, ये वाक्य जो है सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, आसानी पूर्वक कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों शब्द यहाँ पे प्रयुक्त नहीं होगा, ठीक है। क्रिया विशेषण संबंधी अगर देखा जाए तो यह मेरा घर है और यहीं मैं रहता हूँ, तो यह मेरा निवास स्थान है जहाँ पर मैं रहता हूँ, सिंपल सी बात है। यह मेरा घर है, यहीं पे मैं रहता हूँ, निवास स्थान यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगी क्रिया विशेषण के अनुसार। अशुद्ध क्या है कि यह कार्य आपके स्वभाव के अनुरूप है, यह कार्य आपके स्वभाव के अनुरूप नहीं, अनुकूल है, ठीक है, जिसके पक्ष में आप हो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से।
तो अनुकूल यहाँ पे शब्द की प्रयुक्ति होगी। अगला हम देखते हैं कि अशुद्ध है कि आपकी आज्ञा के अनुकूल कार्य होगा, आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा। अब यहाँ पे अनुसार, अनुकूल नहीं, तो शब्दों का सही उपयुक्त स्थान यहाँ पे प्रयुक्त होना चाहिए। वचन संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती जैसे 2 पुस्तक एक विद्यार्थी को नहीं मिलेगी। 2 पुस्तकें, यहाँ पे पुस्तक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे बहुवचन है, तो 2 पुस्तकें एक विद्यार्थी को नहीं मिलेगी। आचार्य शुक्ल ने अनेक ग्रंथ लिखे। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने ग्रंथ लिखे, जबकि यहाँ पे शुद्धतम क्या होगा, आचार्य शुक्ल ने अनेक ग्रंथ लिखे। माफ़ कीजिएगा, आचार्य शुक्ल ने अनेक ग्रंथ लिखे, जबकि शुद्ध क्या होगा, आचार्य शुक्ल ने अनेक ग्रंथ लिखा। ठीक है, यहाँ पे आचार्य शुक्ल क्या होगा, लिखा शब्द से यहाँ पे प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है क्योंकि। अब वह मेरे घर कई दिनों तक रहा, वह मेरे घर कई दिनों तक रहा, तो कई दिनों तक नहीं, कई दिनों, वहाँ पे 2 शब्द यहाँ पे बहुवचन नहीं प्रयुक्त हो गए, तो कई यहाँ पे लग गया है, कई दिन रहा, वह मेरे घर कई दिन रहा, शुद्ध वाक्य ये होगा। अशुद्ध क्या है कि 5 पांडवों का नाम लिखो, 5 पांडवों का नाम लिखो, तो यहाँ पे शब्द क्या होगा, तो 5 पांडवों का नाम लिखो नहीं, बल्कि 5 पांडवों के, यहाँ पे बहुवचन है तो 5 पांडवों के नाम लिखो। लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती है, छोटी मोटी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे शराब पीने से यह शरीर नष्ट हो जाएगी। शराब पीने से यह शरीर नष्ट हो जाएगी, नहीं जाएगा। ठीक है, तो शराब पीने से यह शरीर नष्ट हो जाएगा, ये लिंग संबंधी है क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग लिंग है ये। अशुद्ध क्या है कि समान हिंदी का शिक्षा अनिवार्य कर दिया नहीं, कर दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग ये चीज़ें हैं, तो समान हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी। ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं। आपको देखना है कि उसने मुझे आगरा घुमाई नहीं घुमाया हो जाएगा। ठीक है, घुमाई नहीं घुमाया। उसने झूठ कही नहीं थी, झूठ कहा था। कारकी अगर उपसर्गों की बात किया जाए तो कुछ कारकी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। ठीक है, अशुद्ध क्या हो कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम, मैंने नहीं है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। यह कलम उसने दे दी, यह कलम उसको दे दो। ठीक है, अगला है हमारा है कि यह कलम उसको दे दो, मैंने जाना नहीं बल्कि मुझको जाना है। इस प्रकार से जो अशुद्धियाँ हैं आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये भी चैप्टर समाप्त हो जाता है क्योंकि 7 मिनट का वीडियो हमने इसको समाप्त कर दिया है। आगे पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने उसको बहुत विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया। तो जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, विलोम शब्द जो कि हर साल जो है 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन उसको भी ध्यान में देखना है, तभी तो आपके पूरे क्वेश्चन पूरे होंगे, क्योंकि इसमें ही 1 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन से सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शन से 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। अब अगला देखते हैं, विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द क्या होता है कि विलोम शब्द के समानार्थी तो होते हैं, किंतु उनके विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द इस प्रकार का हो, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, उसका विपरीतार्थी भी उसी कोटि का हो तो संज्ञा के लिए संज्ञा और विशेषण के लिए विशेषण शब्दों को ही रखना चाहिए। मेरा नाम आज बहुत आ रहा है। तो देखिए, शब्द तथा उनके विलोम शब्द है। मेरे नाम का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग। अनुराग मतलब होता है प्रेम, अफेक्शन। ठीक है, लव। अनुराग का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, विराग हो जाएगा, ईर्ष्या, द्वेष। अमृत का अगर देखा जाए तो विलोम क्या हो जाएगा, विष। आस्तिक का नास्तिक, आशा का निराशा, आरोह का अवरोह, आध्यात्मिक का भौतिक। ठीक है, जो आध्यात्मिक को कहते हैं भौतिकवादी व्यक्ति है। ज्ञानी का ज्ञानी हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का आप लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसी प्रकार से जो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। कोमल का कठोर हो जाएगा, इस तो आपको पता ही होगा। अवगुण का गुण का अवगुण हो जाएगा। बर्बर का सभ्य। ठीक है, बर्बर मतलब असभ्य होता है, जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सभ्य। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाभ का हानि, शीतल का उष्ण हो जाएगा। सदाचार का दुराचार हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदाचार वाला। यश का अपयश, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट कहता जा रहा हूँ उसको आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अब वहीं शत्रुता क्या हो जाएगा, तो शत्रुता का मित्रता हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, और त्रादी का प्रतिवादी हो जाएगा। वर का वधु हो जाएगा। स्वर्ग का नरक हो जाएगा। अस्थाई का अस्थाई हो जाएगा। श्रोता का वक्ता हो जाएगा। स्वदेशी का विदेशी। सृजन का विनाश। विस्तार का उल्टा संक्षेप। शिक्षित का अशिक्षित। विलंब का अविलंब। स्वच्छ का अस्वच्छ। अमीर का गरीब। शस्त्र का प्रसन्न का अप्रसन्न। उत्पन्न का नष्ट। उपकार का अपकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्ष का विपक्ष। प्राचीन का अवार्षणीय। पौरुष का निर्बलता। न्याय का अन्याय। ठीक है,
इस प्रकार से जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगला हमारा है कि शुभ का अशुभ, देशभक्त का देशद्रोही, भाग्य का दुर्भाग्य, बैर का प्रीति, इंपॉर्टेंट है। मितव्ययी का अपव्ययी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यत्र का तत्र, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, इंपॉर्टेंट है आयात वाला। उत्कीर्ण का अनुत्तीर्ण, खंडन का मंडन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, औपचारिक का अनौपचारिक, इंपॉर्टेंट ये भी है। नकद का उधार, लिखित का अलिखित, विद्वान का मूर्ख, सम का विषम, सम का विषम, उपस्थित का अनुपस्थित, उतार का चढ़ाव, निकट का दूर, स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म वाला, ठीक है। हर्ष का विषाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निंदा की स्तुति, सम्मान का अपमान, कटु का मृत्यु, विनीत का उदंड, विनीत का उदंड, विनीत मतलब क्या होता है, सरल स्वभाव का, उदंड मतलब दुष्ट आदमी। समरूप विविध, ये मेरे दोस्त का नाम है विनीत। शांति का अशांति, तर्क का वितर्क, आरंभ का अंत, स्नेह का द्वेष, अनुरक्ति का विरक्ति, प्रिय का अप्रिय, और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, तथा साथ ही साथ में पुरुष का स्त्री, और न्यूनतम का अधिकतम, और नादान का समझदार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अगले की, तो मंद का तीव्र, गम्य का अगम्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गम्य वाला, रात का दिन, युद्ध की शांति, देश का विदेश, छोटा बड़ा, अथ का इत, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। अवनति का उन्नति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवनति का उन्नति। विधवा का सधवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विधवा का सधवा, ठीक है, जिसका पति मर जाए उसे विधवा कहते हैं, सधवा जिसका पति जिंदा हो। उत्थान का पतन, सरस का नीरस, निंदा का जागरण, इच्छा का अनिच्छा, श्रम का अलस, साकार का निराकार। उसी प्रकार से उद्भव का पराभव, इंपॉर्टेंट है। कोमल का कठोर, प्रश्न का उत्तर, उच्च का निम्न, उत्तम का अधम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तम का। अग्रज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। अंत का आदि, और अपना का पराया। इसी प्रकार से अगला हम अगर बात किया जाए तो अगला हमारा क्या है कि साहसी का भीरु, साहसी मतलब वीर पुरुष, और भीरु मतलब डरपोक। हार का जीत, विपुल का स्वप्न, आगे का पीछे, देव का दानव, अर्पण का ग्रहण, अमावस्या का पूर्णिमा, पाप का पुण्य, रहित का सहित, चिरायु का अल्पायु, जीवन का मृत्यु, और साथ ही साथ में उत्कर्ष का अपकर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्कर्ष का, आपको ध्यान रखना है। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष, अपकर्ष मतलब उन्नति करना, अपकर्ष मतलब नीचे गिर जाना। सुगंध का दुर्गंध, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आपको ध्यान रखना है। विश्वास का विश्वास, खरा खोटा, घृणा का प्रेम, लघु का गुरु, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। स्त्री का पुरुष, आकाश का पाताल, अनाज का फल, बाल का वृद्ध, अतल का वितल, ठीक है, इस प्रकार से। अब कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो अभी टाइम है हमारे पास, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्नों को देख लेने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। जैसे इस प्रकार से पूछा गया कि अंधकार का क्या हो जाएगा, तो अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधकार का जो हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। आशा का निराशा हो जाएगा। आदर का, देखिए आदर का क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। नवीन मतलब क्या होता है, नवीन मतलब क्या होता है, नया होता है। तो एक सेकंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, नवीन का क्या होता है, नया होता है। तो प्राचीन मतलब क्या होता है, प्राचीन मतलब पुराना होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। उपकार का अपकार, जैसा कि आपने पढ़ा भी था, उपकार का अपकार हो जाएगा। अनुराग का विराग हो जाएगा। सातवां, नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा। निर्गुण का सगुण हो जाएगा। विदेशी का देसी हो जाएगा, ठीक है। आरोही का अवरोही हो जाएगा। दीन का रात हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा। अभिमानी का घमंडी हो जाएगा। अभिमानी का घमंडी, आकाश का पाताल हो जाएगा। कपटी का निष्कपट हो जाएगा। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। ईश्वर का क्या हो जाएगा, अनिश्वर हो जाएगा। 17 का बी। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि उत्थान का क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा, यानी सी। ईर्ष्या देखिए, ईर्ष्या मतलब क्या होता है, ईर्ष्या मतलब होता है जलन, इसका क्या हो जाएगा, राग मतलब प्रेम। उचित, ठीक है, उचित मतलब 20 का अनुचित हो जाएगा। उपस्थिति का अनुपस्थित हो जाएगा। कुटिल मतलब क्या होता है, कुटिल मतलब चालाक होता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी। सरल या फिर उलझा हुआ कुटिल मतलब होता है। साहसी मतलब क्या होता है, वीर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा,
डरपोक, घटिया, 24 का घटिया मतलब आप जानते ही, तो घटिया क्या क्या हो जाएगा 24 का बी यानी बढ़िया हो जाएगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है बड़ा होता है, तो कनिष्ठ, ठीक है। 25 का ए यानी कनिष्ठ मतलब छोटा। सदाचार का अनाचार हो जाएगा। 26 का बी सदाचार का दुराचार हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं भी गलती कर बैठा। तो 26 का सी हो जाएगा दुराचार। पराधीन का यानी 27 का, तो 27 का आपको देखना है, तो 27 का बी हो जाएगा यानी स्वाधीन। और पवित्रता का यानी 28 का सी यानी उल्टा हो जाएगा बुढ़ापा का। देखिए इस बात को, सदाचार का दुराचार होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुढ़ापा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा का जवानी हो जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा का जवानी। और युवक का क्या हो जाएगा, युवक का क्या हो जाएगा युवती। इस प्रकार से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप हमारा लगातार सेशन चल रहा है, तो आज का जो हमने सेशन लिया है, तो फिर फाइनली जो हमारा 9वां टॉपिक है, तो इसमें जैसे समूहार्थक शब्द हैं कि एक समूह जैसे त्रैलोक दे देगा, 3 लोग इसका अर्थ होता है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि इस समय जो है क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। लेकिन अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए, अगर आपको पढ़ना है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो इस वजह से मैं इसको पढ़ाऊँगा भी नहीं, इसको यहाँ पर हम स्किप करेंगे। इसके बाद हम अगले अपने 10वें टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। 10वें टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे हम यहाँ पे मूव करते जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछे नहीं जा रहा है तो उसका पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो समानोच्च अब हम करेंगे कि अगला जो हमारा है कि समानोच्चारित शब्द, यानी एक अर्थ होता है कि बहुत। अब यहाँ पे हमारा जो 10वां टॉपिक है उसको यहाँ पे आगे से पढ़ेंगे कि हिंदी में बहुत से। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आप हमसे चाहते हैं कि कोई क्वेरी भी चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से या फिर व्हाट्सअप से या फिर टेलीग्राम से, ठीक है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम से, जो कि आपको लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो समानोच्चारित शब्द देखते हैं कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होने पर भी अर्थ की दृष्टि से उनमें पर्याप्त अंतर होता है, और इस अंतर को नहीं जानने के कारण भयंकर भूलें हुआ करती है। ऐसे शब्दों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। नीचे कतिपय शब्दों का अर्थ संबंधी अंतर और उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि अंश क्या होता है, अंश का अर्थ क्या होता है भाग, ठीक है। तो इनके यहाँ पे हमें अर्थ समझने हैं। मेरा अंश मुझे दीजिए, ठीक है। एक अंश होता है, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अंश और दूसरा अंश, ठीक है। एक में बड़ा सा, एक छोटा सा। तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चंस या फिर मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, मॉडल पेपर है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो एक अंश का मतलब होता है भाग, जिसमें बड़ा सा होता है। एक अंश का मतलब होता है कंधा, जिसमें छोटा सा होता है। उसका अंश जो है वृषभ जैसा सुडौल है। एक अजर का मतलब होता है देवता या जो बूढ़ा ना हो, ठीक है। देवताओं को अजर कहा जाता है। जबकि एक अजीर होता है जिसका अर्थ होता है आंगन। बालक कृष्ण नंद के अजीर में क्रीड़ा करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। वहीं अगर अगले देखें तो एक है कि अली मतलब होता है कि भ्रमर मतलब टहलना। अली कमल पर गुलजार करते हैं। जबकि एक आली होता है जिसका अर्थ होता है सखी, यानी अनुसुईया प्रियमवदा की अली थी, मतलब सखी थी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक अंश का मतलब होता है भाग और दूसरे अंश का मतलब होता है कंधा। एक अजर का मतलब होता है देवता या जो बूढ़ा ना हो, और एक दूसरा अजीर होता है जिसका अर्थ होता है आंगन। एक अली होता है जिसका अर्थ होता है भ्रमर, एक आली होता है जिसका अर्थ होता है सखी, ठीक है, इस प्रकार से। अगला हम देखते हैं कि कृति मतलब होता है कि कार्य करना, ठीक है। एक कृति का मतलब कार्य होता है और एक कृति का मतलब होता है कृति। एक कृति होता है, एक कृति होता है। एक कृति का जो होता है मतलब कर्मठ करना। आप जैसा कृति मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब आप जैसा कर्मठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक कृति होता है, छोटी एक मात्रा, जिसका अर्थ होता है कार्य करना, कार्य या फिर रचना। वह किसकी कृति है, वह किसकी रचना है, ठीक है। अब एक छात्र होता है, छत्री वाला छात्र होता है, जिसका अर्थ होता है छात्रित्व, यानी छात्र धर्म पालन करना सब कुछ कठिन है, करना कुछ कठिन होता है। और एक होता है छात्र मतलब विद्यार्थी। रमेश एक अच्छा छात्र है, ठीक है। उसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि एक होता है दारू मतलब क्या होती है, एक दारू का मतलब होता है लकड़ी, यानी दारू के इस डिब्बे को चूहे ने काट कर बर्बाद कर दिया। और एक दारू का मतलब होता है शराब, ठीक है। तो दारू का सेवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर या फिर हानिकारक होता है।
एक शशधर मतलब होता है चंद्रमा, शशधर मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा में दिखाई पड़ने वाले धब्बे के कारण लोग उसे शशधर कहते हैं। और एक शशधर का अर्थ होता है शंकर, ठीक है, शंकर, यानी मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने के कारण शंकर को शशिधर कहा जाता है, शशिधर, ठीक है। एक अभय होता है, अभय का मतलब होता है एक निडर, और एक उभय होता है, उभय मतलब क्या होता है, दोनों, मतलब उभय है, ठीक है। जैसे उभयचर हो गया तो जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह रख ले तो उसे उभयचर कहेंगे। तो एक अभय का मतलब होता है निडर, यानी राम के राज्य में शेर तथा बकरी अभय होकर सर्वत्र एक साथ विचरण करते थे। जबकि उभय का मतलब क्या होता है कि चुगलखोर मानव उभय पक्षों में लड़ाई प्रारंभ करने का सोच करते हैं। एक अवलंब का मतलब होता है सहारा, और एक अभिलंब का मतलब होता है शीघ्र, ठीक है। अवलंब मतलब सहारा और अविलंब मतलब शीघ्र, यानी मोहन अपने पिता का एकमात्र अवलंब है, यानी सहारा है। जबकि वहीं दूसरे का अर्थ यानी अविलंब का अर्थ होता है बिना देरी किए आप मेरे कार्य अविलंब कीजिए, मतलब शीघ्र ही कीजिए। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है कि हमारा एक निर्धन होता है। निर्धन का मतलब एक होता है गरीब, और एक निधन होता है जिसका मतलब होता है मृत्यु। तो देखिए निर्धन गरीब, यानी मोहन निर्धन व्यक्ति है। वहीं दूसरे मृत्यु का अर्थ में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के निधन का समाचार सुनकर संपूर्ण विश्व शोक सागर में डूब गया। एक प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, टूरिस्ट, ठीक है। एक प्रेषक होता है यानी प्रेषित करने वाला, ठीक है, सेंडर। तो नाटक के गुण दोषों का विवेचन प्रेक्षक ही भली प्रकार कर सकता है, ठीक है। प्रेक्षक मतलब देखने वाला, यानी नाटक के गुण दोषों का विवेचन प्रेक्षक ही भली प्रकार कर सकता है। एक प्रेषक होता है जिसका अर्थ होता है प्रेषित करने वाला, यानी इस पत्र का प्रेषक राम के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। उसी प्रकार सूची, जैसे तालिका होती है, तो तालिका मुझे पुस्तकें मंगाने हेतु की एक सूची का अर्थ होता है तालिका, और दूसरी सूची का अर्थ होता है सुई, ठीक है। तो सूची मतलब तालिका, सूची मुझे पुस्तकें मंगाने हेतु सूची की आवश्यकता है, और दूसरी सूची होता है जिसका अर्थ होता है सुई। आपकी संपूर्ण बातें मेरे लिए सूची भेद हैं, मतलब सुई की भांति है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है एक शूर होता है, शूर मतलब क्या होता है वीर, और एक सूर होता है जिसे नेत्रहीन कहते हैं। शूर मतलब वीर, मतलब आल्हा और ऊदल देश के श्रेष्ठतम शूर थे, बड़ा सा। जबकि एक सूर का मतलब होता है नेत्रहीन, अंधे व्यक्ति को सूर कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से परिमित, परिमित मतलब होता है एक सीमा के अंतर्गत, और एक परिमित ही होता है परिमित, एक परिमित का अर्थ होता है समझ या बुद्धि। जैसे विषय भोगों की कोई परिमिति नहीं होती, मतलब कोई सीमा नहीं होती है, फलतः मानव को इनका दास कदापि नहीं बनना चाहिए। और दूसरा हो जाता है समझ और बुद्धि। वैज्ञानिक ने परिमिति के आधार पर, यानी समान या समझ या बुद्धि के आधार पर ही विश्व में बड़े बड़े आविष्कार किए थे। इसी प्रकार से आइए देखते हैं, एक पुरुष का मतलब होता है परुष, परुष मतलब होता है कायर, परुष, ठीक है, परुष यानी परुष व्यक्ति युद्ध स्थल भाग खड़े होते हैं, यानी कार्य व्यक्ति। और दूसरा पुरुष होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति, ठीक है। अच्छे पुरुष कभी भी किसी के लिए अहित का कामना नहीं करते हैं। एक प्रथा होता है, एक प्रथा होता है, प्रथा। एक प्रथा का अर्थ क्या होता है प्रथा या रीति, ठीक है, और एक प्रथा का मतलब क्या होता है कुंती। तो प्रत्येक देश की प्रथाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, यानी प्रथा यानी रीति अलग अलग होती है। और एक प्रथा का मतलब कुंती होता है, यानी प्रथा पांडवों के प्रति प्रेम भाव रखती थी। एक सती का मतलब होता है, एक सती का मतलब होता है पवित्रता स्त्री, पवित्रवता स्त्री, यानी पति प्राण नारी को सती कहा जाता है। जबकि एक शती का अर्थ होता है 100, यानी सैकड़ा, यानी 100 वर्षों के समय को शती कहते हैं। एक अभिनय होता है जिसका अर्थ होता है नाटक, यानी नाटक में मोहन अभिनय सुंदर था। एक अभिनव मतलब होता है नवा, ठीक है। एक अभिनय होता है, एक अभिनव होता है। एक वस्तु होती है, वस्तु का अर्थ होता है एक मायने में देखा जाए तो चीज़ या सामान होता है। एक अर्ध होता है जिसका अर्थ होता है, माफ़ कीजिएगा, इसका एक ही था, तो अर्ध होता है जल देना। एक अर्ध होता है जल देना, एक अर्ध होता है यानी आधा। एक अर्ध और एक अर्ध्य, अर्ध्य मतलब जल देना, यानी भक्त लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और अर्ध मतलब आधा, यानी 4 का अर्ध 2 होता है। इसी प्रकार से अगर अगला बात किया जाए तो एक अतुल होता है। अतुल मतलब क्या होता है जिसकी तुलना ना हो, जिसके पास अतुल धन है। और एक अतल होता है यानी तलहीन, वह अतल गहराई में फंस गया। एक आरती होती है, आरती, आरती का मतलब होता है ईश्वर यानी आरती। आरती मानवों की सब करते हैं। और एक होता है आराती मतलब शत्रु, हमें अपने आराती पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार एक असन होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक असन होता है। असन का एक अर्थ होता है कि भोजन, ठीक है। और एक अशीन होता है, अशीन मतलब क्या होता है वज्र, वज्र मतलब कठोर, ठीक है। उसी प्रकार एक कुल होता है। एक कुल का मतलब क्या होता है वंश होता है, और एक कुल होता है, कुल का मतलब क्या होता है किनारा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो एक काश होता है। काश का मतलब होता है कि काश मुझे आप इस बार मिल जाते, ठीक है।
और एक कास होता है, एक कास मतलब होता है खांसी। सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः कास के शिकार हो जाता करते हैं। एक अगम होता है, अगम मतलब जो अबोध या दुर्गम हो, आपकी लीला अगम है। और एक आगम होता है, आगम मतलब होता है शास्त्रनी, भारतीय शास्त्रों का आगम कहा जाता है। एक अंतराय होता है, अंतराय का मतलब होता है विघ्न। अप्सराओं ने विश्वामित्र की साधना में अंतराय पैदा कर दिया, यानी विघ्न पैदा कर दिया। एक होता है अंतराल, अंतराल मतलब क्या होता है, बीच या काल। एक अंतराय का मतलब क्या होता है, विघ्न होता है, और दूसरे अंतराल का मतलब क्या होता है, बीच या फिर काल। दृश्य के मध्यांतर को अंतराल कहा जाता है। एक कोटि का मतलब होता है कोटि, कोटि मतलब होते हैं करोड़ों, मतलब कोटि कोटि नमस्कार, ठीक है। एक कोट होता है, कोट मतलब या कोट या फिर किला। तो करोड़ों मतलब सूर्य कोटि वर्षों से विश्व को प्रकाश दे रहा है। और प्राचीन काल में राजाओं की सेना अधिकांश कोट में ही निवास करती थी। कोट मतलब किला, ठीक है, इस प्रकार से। एक कोश होता है, कोश मतलब होता है, एक का मतलब होता है खजाना, और एक कोश खटकोड़ वाला सा होता है जिसका अर्थ होता है खजाना, और एक बड़ा सा होता है जिसका अर्थ होता है शब्द भंडार, ठीक है। हिंदी कोश, अंग्रेजी कोश, शब्दकोश। तो प्रत्येक भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए उसके कोश का ज्ञान परमावश्यक है। जबकि वही कोश का यानी खजाना का तो मोहम्मद तुगलक की मूर्खता के कारण उसका कोश जो है वो रिक्त हो गया। वहीं एक अमित का मतलब होता है बहुत, और एक अमित का मतलब होता है शत्रु। जैसे अमित, अमित मतलब उसके अमित शक्ति है, मतलब बहुत शक्ति है। और एक अमित होता है जिसका अर्थ होता है मोहन और सोहन अमित है, ठीक है। मीत मतलब मित्र, अमित मतलब दुश्मन। कृपाण, एक कृपाण का अर्थ होता है तलवार, उसके कृपाण निकाल ली, उसने कृपाण निकाल ली। और एक कृपण होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो मोहन बहुत कृपण व्यक्ति है, कंजूस व्यक्ति है। एक ग्रह होता है, ग्रह मतलब वो क्या होता है, नक्षत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, आकाश में अगणित ग्रह विद्वान है। और एक गृह होता है जिसका अर्थ होता है घर, यानी उसका गृह जो है वो साफ सुथरा है। वहीं उसी प्रकार से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक ग्रंथ होता है, ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक, ठीक है। रामचरितमानस एक विशालकाय ग्रंथ है। और वहीं होता है एक ग्रंथि मतलब गांठ होता है। एक बार परस्पर संबंध बिगड़ जाने से ग्रंथि पड़ जाती है। और एक आहुति होता है, आहुति का एक अर्थ होता है हवन, और दूसरा आहूत होता है, आहूत मतलब होता है निमंत्रित, ठीक है। आप आहूत हैं, ठीक है, उन लोगों के वार्ता के लिए आहूत किया गया है। एक चीर होता है, एक चीर मतलब होता है चिर, एक चीर होता है जिसका मतलब होता है बहुत। चीर काल की प्रतीक्षा मतलब बहुत काल की प्रतीक्षा के बाद भारतवासियों को स्वतंत्रता के प्रदर्शन हुए। और एक चीर होता है चीरहरण, ठीक है, जिसे वस्त्र कहते हैं। निर्धन शीतकालीन में चीर के अभाव में अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से जलद, एक जलद का अर्थ होता है बादल, ठीक है। आकाश में जैसे ही जलद उमड़ते हैं वैसे ही वर्षा होने की संभावना बढ़ जाया करती है। और एक जलद ही होता है जिसका अर्थ होता है सागर। जो नगर जलद के समीप स्थित होते हैं वहाँ की जलवायु निम्न होती है। एक अविहित होता है यानी अनुचित, भारतीय संस्कृत में बहुविवाद अविहित है। और एक अभिहित होता है जिसका अर्थ है कहा हुआ, यानी उसने मोहन के नाम से अभिहित किया जाता है, यानी बुलाया जाता है, यानी कहा जाता है। एक जरठ होता है, जरठ मतलब क्या होता है, वृद्ध, ठीक है। जरठ जटायु ने सीता की रक्षा अपने प्राणों की बलिदान करके भी की थी। और एक जठर होता है जिसे क्या कहते हैं, पेट भूख की ज्वाला, ठीक है। मनुष्य प्रायः काल से लेकर संध्या तक जठर की पूर्ति हेतु परिश्रम किया करते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक तरणी होता है, तरणी का अर्थ होता है नाव, यानी नदी के पार करने का सुगम साधन तरणी है। वहीं दूसरी तरणी का अर्थ होता है सूर्य, एक में बड़ी की मात्रा, एक में छोटी की मात्रा, सूर्य। यानी तरणी के उदय होते ही तारे आकाश में छिप जाते हैं। अपेक्षा देखा जाए तो अपेक्षा का एक अर्थ होता है चाह, यानी आपकी अपेक्षा नहीं है। और उपेक्षा होता है एक निरादर, ठीक है, घर आए मेहमान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक धूत होता है यानी जुआ, ठीक है, धूत खेलना बुरा है। और एक दूत होता है यानी संदेशवाहक, प्राचीन काल में दूत रखे जाते थे। एक द्रव होता है, द्रव मतलब क्या होता है, एक द्रव का मतलब पतला पदार्थ, यानी द्रव अपना तल ढूंढ लेता है। और एक द्रव्य होता है जिसका अर्थ होता है धन, यानी द्रव से ही सारे सुख जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा जो है वो अगला होगा, अगला हमारा आई थिंक समानार्थक शब्द और उनके प्रयोग, उसी प्रकार से हम देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर आएगा लोकोक्तियाँ मुहावरे से संबंधित, जो कि हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, उनके प्रयोग। तो ये पिछले कई सालों से पूछा नहीं गया है। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए होगी तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप से या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। या कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो समानार्थक शब्द यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई संशय हो देख सकते हैं एक बार।
अगर यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन पिछले साल में नहीं पूछे गए हैं कई सालों में, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसका PDF फाइल वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर इसको स्किप करके या फिर पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अगला हमारा जो है आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा वो पॉज करके पढ़ लेगा इस तरीके से। और इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं। तो मुहावरे या लोकोक्तियाँ से हर साल पूछे जाते हैं मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या फिर मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो नॉर्मल होते हैं। एक बार आइए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहावतों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कथन और लोकोक्ति में भाव साम्य है या नहीं। लोकोक्ति का प्रयोग करते समय उसका लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। गलत प्रयोग भाषा में भद्दापन लाता है और साथ ही भाषा का भाव प्रकाशन और अभिव्यक्ति क्षीण हो जाती है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है? दोनों में एक ही साम्य है कि भाषा को सशक्त एवं रोचक बनाते हुए हैं, और किंतु इन दोनों में कुछ मौलिक भिन्नताएं हैं। मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति किसी घटना विशेष पर प्रयुक्त होती है तथा कथा का आशय प्रकट करती है। तीसरा, मुहावरे में केवल लाक्षणिक प्रयोग है, जबकि लोकोक्ति किसी सत्य कथा पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे यह कुछ मुहावरे एवं लोकोक्ति के अर्थ का सफल प्रयोग किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि आस्तीन का साफ होना, यानी शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार करके उसके पास रखना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि आस्तीन का साफ होने का अर्थ क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार करके उसके पास रहना, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। अगला है प्रयोग, जैसे हरि से संबंध मत रखो, उसके पास रहना, आस्तीन में सांप के पालना है, ठीक है। आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, मृत्यु हर प्राणी के लिए अनिवार्य है। अगर प्रयोग किया जाए, हालांकि वाक्य प्रयोग इसमें कोई अर्थ नहीं रखता, इसमें सिर्फ ऑप्शन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए तो धार्मिक स्थान पर जाकर लोग सोचते हैं कि मिथ्या है, मृत्यु अनिवार्य है, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ लेना। देखिए, उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ना मतलब धीरे धीरे साहस को बढ़ा देना। इसका अर्थ है कि प्रयोग, राम ने श्याम को 100 रुपये उधार दिए, धीरे धीरे राम रोज उधार मांगने लगा और राम ने कहा कि उंगली पकड़ कर पहुँचा पकड़ रहे हो। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे की सब जगह इज्जत है। प्रयोग अगर देखा जाए तो आज के आर्थिक युद्ध में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मियाँ, अपने आप अपनी बड़ाई करना। प्रयोग अगर बात देखा जाए तो नेताजी के भाषणों में खुद ही की बड़ाई सुनकर लोगों ने कहा, क्या वाह, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। कंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। प्रयोग अगर देखा जाए तो रमा का बेटा उसके लिए अंधे की लकड़ी है, ठीक है। और अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है कि अप्रत्याशित लाभ होना। अगर देखा जाए तो राम की लॉटरी क्या निकली कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगला 8वां देखते हैं कि अपना ही राग अलापना मतलब अपने ही कहे जाना, दूसरों की ना सुनना। प्रयोग अगर देखा जाए तो कुमार ने कुछ भी कहना सुनना बेकार है, क्योंकि वह तो अपना ही राग अलग ही अलापते हैं। अंधे को चिराग दिखाना मतलब बेकार काम करना। बहुत लोग राकेश को पढ़ाना और अंधे को चिराग दिखाना एक ही बात करते हैं, ठीक है। अब अंधा है तो उसको चिराग दिखाने से क्या मतलब, वही चीज़ें हैं। अगला देखते हैं अपना हम कि अंगूर खट्टे हैं, वस्तु प्राप्त न होने पर उसकी बुराई करना। प्रयोग अगर देखा जाए वाक्यांश प्रयोग तो लोमड़ी जब ऊंची झाड़ी के अंगूर नहीं खा पाई तो बोली अंगूर खट्टे हैं। आसमान टूट पड़ना, अचानक आफत आ जाना। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए तो रमेश के असामयिक निधन से उसके परिवार पर कष्टों का आसमान टूट गया, ठीक है, आसमान टूट गया। आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ाना। प्रयोग अगर देखा जाए तो कांग्रेस दल की आपसी लड़ाई में जनता पार्टी के नेताओं ने वक्तव्य आग में घी डालने का काम करते हैं। अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि आम के आम गुठलियों के दाम, एक वस्तु 2 लाभ। यानी प्रयोग देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आम के आम और गुठलियों के दाम प्राप्त हो जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों का तारा होना या बहुत प्यारा होना। प्रयोग क्या है कि ऋतु का एकमात्र पुत्र अंशु उसकी आंखों का तारा है मतलब बहुत प्यारा है। आँख का कांटा मतलब बुरा लगना। प्रयोग देखा जाए तो भारत का सही स्थिति जनता के सामने रखने वाले अखबार सत्ता पक्ष की आँख के कांटे होते हैं। आँख चार होना यानी आपस में प्रेम भाव, यानी आजकल आँख चार होते ही शादी हो जाती है। आँखों में धूल झोंकना यानी चालाकी से अपना कार्य कर लेना, यानी चंदर निरीक्षकों की आंखों में धूल झोंक कर नकल करता है।
आटा दाल का भाव मालूम होना, यानी कार्य करने पर ही अनुभव होता है। प्रयोग इसका देखा जाए तो लड़के जब तक पढ़ते हैं तब तक मौज उड़ाते हैं और जिम्मेदारी आने पर उन्हें आटा दाल का भाव मालूम हो जाता है, यानी कार्य करने पर ही अनुभव होता है। आग में पानी डालना यानी झगड़ा शांत करना, यानी भारत और पाकिस्तान झगड़े का रूस की भूमिका आग में पानी डालने वाली रही। ईंट से ईंट बजाना यानी बुरी तरह परास्त करना। 1971 में युद्ध के भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, तब बुरी तरह परास्त किया। ईद का चाँद होना यानी दर्शन दुर्लभ होना। रामू आईएएस क्या हुआ कि ईद का चाँद हो गया, घर से मिलता ही नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डालते, यानी गलती करने वाला ही दूसरे को डांटता है। प्रयोग, ट्रक वाले ने एक तो मकान में टक्कर मार दी और बोला कि सड़क के पास मकान बनाते ही क्यों हैं, ठीक है, ठीक ही तो है, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्लू सीधा करना क्या होता है, अर्थ होता है कि स्वार्थ सिद्ध करना, यानी चुनाव काल में नेता कुछ भी बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है, यानी स्वार्थ सिद्ध करना है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा या मित्रता एक पक्ष द्वारा संभव नहीं है। प्रयोग अगर देखा जाए तो चीन से संबंध सुधारने के बारे में अटल जी ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कसौटी पर कसना मतलब परीक्षा लेना। सच्चे मित्रों की मित्रता संकट काल में कसौटी के कसने पर सही उतरती है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर। प्रयोग अगर देखा जाए सीमा से तुम्हारा विवाह हो रहा है वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी निरक्षर है। कलेजे का पर सांप लेटना, तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जलना, यानी मुझे देखकर कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लूट जाते हैं। और गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत बात करना। महाकवि बिहारी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया है, यानी थोड़े शब्दों में बहुत बात कर दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है कि पुरानी बातें याद करना। प्रयोग अगर देखा जाए तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो गया। घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होता है, कष्ट में और कष्ट देना। प्रयोग अगर देखा जाए तो जनता अनाज की महंगाई से परेशान थी और सरकार द्वारा मिट्टी के तेल के भाव बढ़ाने के समाचार से उसके घाव पर नमक छिड़क गया। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना, ठीक है। इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा कि नेता बनने के लिए व्यक्ति को घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, यानी अनुभवी होना पड़ता है। घर फूंक कर तमाशा देखना यानी नुकसान उठाकर मजा करना। प्रयोग अगर देखा जाए साधारणतया भारतीय विवाह के अवसर पर घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। घोड़ा बेचकर सोना बनी बेफिक्र होना, यानी छोटी लड़की का विवाह करके क्या निपटे कि घोड़ा बेचकर सो गए, मतलब बेफिक्र हो गए। चिकनी चुपड़ी बातें करना यानी खुशामद करना। विक्रय अभिकर्ता का काम ही चिकनी चुपड़ी बातें करके माल बेचना होता है, ठीक है, यानी खुशामद करना होता है। इस प्रकार से चैन की बंसी बजाना नहीं मतलब मज़े काटना। आज की महंगाई में मुनाफेदार चैन की बंसी बजा रहे हैं और जनता की मरी जा रही है, मतलब मज़े कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, गलती करने वाले वैसे कबूलने लगे, ठीक है। अब देखिए प्रयोग क्या हुआ कि सुंदर से यह पूछते हैं कि क्या यह नकल कर रहा था। वह सकपका उठा और हुई न चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। चोरी और सीना जोरी मतलब क्या होता है, गलती करना और ऊपर से अकड़ना। प्रयोग अगर देखा जाए तो आज के छात्र नकल भी करते हैं और पकड़े जाने पर मारने की धमकी देते हैं, और सच है इसे चोरी और सीना जोरी ही कहा जाता है। चोली दामन का साथ यानी सदैव साथ रहना। अनु और आभा का साथ चोली और दामन का है, पल भर भी विलग नहीं होते, अलग नहीं होते। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है, दूसरे को परेशान करना। प्रयोग अगर देखा जाए तो पत्नी ने गुस्सा होकर कहा कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारी छाती पर मूंग दल लूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। दूसरे को परेशान करना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। अगला है कि छाती पर सांप लेटना मतलब होता है द्वेष से जलना। अंशु ने विदेश जाने की खबर सुनकर सुनंदा की छाती पर सांप लौट गया, यानी द्वेष से जल गई। और जल कर कोयला होना, ने ईर्ष्या से भर उठना। रेलवे में इसकी नौकरी लगने की खबर सुनकर बबली जलकर कोयला हो गई, यानी ईर्ष्या से भर उठी। जलती आग में तेल डालना यानी लड़ाई बढ़ाना, यानी अमेरिका के 7वें बेड़े ने भारत पाक में युद्ध जलती आग में तेल डालने का काम किया है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान देना है। तिक काम करने का ज्ञान नहीं और बड़प्पन दिखाने के लिए मौके पर बहाना बताने लगते हैं। प्रयोग अगर देखा जाए तो मोहन अपने को मिस्त्री कहता है। जब उसके मीटर सुधारने को कहा गया तो औजार न होने का बहाना करके नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की उक्ति सिद्ध कर दी, यानी काम करने का ज्ञान नहीं पर बड़प्पन दिखाने के लिए मौके पर बहाना बताने लगे। पापड़ बेलना मतलब होता है बहुत कठिनाई का सामना करना, यानी आज़ादी की लड़ाई में पता नहीं कि कितने पापड़ बेलने पड़े तब देश स्वतंत्र हुआ, मतलब बहुत कठिनाई के सामने करते हुए अपना देश स्वतंत्र हुआ। फूटी आँख न सुहाना मतलब घृणा करना, यानी प्रयोग अगर जिया उल हक को भारत फूटी आँख भी नहीं सुहाता, ठीक है, घृणा करना, फूटी आँख भी न सुहाना। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी अच्छे हाल में अपना काम करा लेना, मतलब उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की विजय से
अन्यायी लोग भी राजनीति में प्रतिष्ठित हो गए और उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया, मतलब अच्छे हाल में अपना काम करा लेना। बाल की खाल निकालना मतलब होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ बतलाना, जैसे प्रयोग हो गया कि ऑडिट वाले बाल की खाल निकालते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन प्रसन्न हो तो हर जगह ही मौज है। यानी संत रैदास ने कहा था कि तीर्थ स्थानों पर जाने से क्या लाभ, जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार से हमने देखा था। अगला हम देखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपट व्यवहार, कपटी व्यवहार। प्रयोग अगर देखा जाए तो आधुनिक नेता मुख में राम बगल में छुरी वाली उक्ति पर खड़े उतरते हैं। मुंह काला कराना मतलब कलंक लगाना, मतलब प्रयोग अगर देखा जाए शोभा ने तो मेरा मुंह काला कर दिया, और मुंह में पानी भर आना मतलब जी ललचाना। प्रयोग अगर देखा जाए तो दावत में काला जाम व काजू देखकर कुसुम के मुंह में पानी भर आया। दूर के ढोल सुहावने मतलब दूर की चीज़ अच्छी लगती है। प्रयोग अगर देखा जाए तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन पास के बजने पर कर्ण जो होता है वो कटु लगते हैं, यानी दूर की चीज़ें हमें अक्सर अच्छी लगती हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी हानि उठाने के बाद व्यक्ति क्या होता है, सावधानी बरतता है। रमेश को जब शंकर से घाटा हुआ तब से वह धंधे में सतर्क हो गया, और क्यों ना हो और दूध का जला छाछ फूक फूक कर ही पीता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, नहीं बेकार होना। अर्ध शिक्षित व्यक्ति किसी काम के नहीं होते, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इस प्रकार से ये चीज़ें हम लोग की। अब हम अपना जो है प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है उसको यहाँ पे साथ ही डिस्कशन करेंगे। अंग छूना मतलब क्या होता है, अंग छूना का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है। अंग छूना मतलब शरीर स्पर्श करना। अक्ल का दुश्मन होता है मतलब मूर्ख। अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना होता है, और आग में घी डालना तो क्रोध और बढ़ाना। और पगड़ी रखना, अगला हमारा है कि पगड़ी रखना मतलब पगड़ी रखने का मतलब होता है दया की भीख मांगना, ठीक है, दया की भीख मांगना, 5 का सी। आँखों का तारा होना मतलब क्या होता है कि अत्यधिक प्रिय। और घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। आइए अगला देखते हैं कि चैन की बंसी बजाना, ठीक है। चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है, चैन की बंसी बजाना सुख से रहना। पहाड़ टूटना, 9वां क्या है, पहाड़ टूटना मतलब भारी विपत्ति आना। 10वां क्या है, अंग टूटना। 10वां है बी, सारे बदन में दर्द होना। बात का धनी, 11 नंबर क्या है, बात का धनी मतलब कि वचन का पक्का रहता है ये व्यक्ति। इसी प्रकार से मुंह में पानी आना का क्या अर्थ होता है, मतलब ललचायित होना, ठीक है, यानी लालच आना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है पराजित करना। बाएं हाथ का खेल का अर्थ होता है बहुत सरल कार्य, ठीक है। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन है कि कान भरना, कानाफूसी करना जिसे कहते हैं, यानी चुगली करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिन में तारे नहीं दिखाई देते, मतलब किसी संकट का सामना करना। दिन में तारे दिखाई देना मतलब किसी संकट का सामना करना। अगला हमारा है कि 4 चाँद होना, ठीक है। 4 चाँद का अर्थ क्या होता है कि शोभा बढ़ाना। और छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ होता है हैसियत से बढ़कर बात करना। सी गणेश करना मतलब प्रारंभ करना, ठीक है, कार्य प्रारंभ करना, आरंभ करना, ऑप्शन सी। वहीं 20 नंबर की बात की जाए तो 20 नंबर हमारा है कि तिल का ताड़ करना मतलब बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहना। इसी प्रकार से झंडा गाड़ना, 21 नंबर हमारा झंडा गाड़ना मतलब यश पाना, प्रभुत्व जमाना। अगला हमारा 22 नंबर है किनारा करना मतलब क्या होता है, किनारा का मतलब होता है कि मतलब ना रखना और अलग होना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होता है कि वश में करना। पानी होना का अर्थ क्या होता है, तो पानी का अर्थ होता है कि लज्जित होना, ठीक है। और हाथ साफ करना, चोरी करना, ठीक है, हाथ साफ करते ना, चोरी कर लिया तो हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना। हवाई किले बनाना, झूठी कल्पनाएं करना, ठीक है, झूठी कल्पनाएं करना। और दांत पीसना, बहुत क्रोधित होना, ठीक है, क्या होता है कि बहुत क्रोधित होना। 28 नंबर मतलब क्या है कि नाक रखना मतलब मान रख लेना, ठीक है, मान सम्मान रख लेना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब क्या होता है। 29 नंबर कलेजे पर पत्थर रखना मतलब दुख में भी धीरज रखना। कांटे बोना का मतलब क्या होता है कि अहित करना। आँख दिखाना का मतलब क्या होता है कि क्रोध करना, ठीक है। इस प्रकार से अगला है कि पत्थर की लकीर का अर्थ क्या होता है, तो 32 नंबर है, 32 का डी यानी अमिट, ठीक है। नाक में दम करना, 33 नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी परेशान करना। भीगी बिल्ली बन जाना, 34 नंबर का ए हो जाएगा, यानी डर से चुप कर हो जाना। और 35 नंबर है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है,
तो जानबूझकर संकट में पड़ना। कान का कच्चा मतलब क्या होता है कि सुनते ही किसी बात का विश्वास करना। कानों कान खबर ना होना, कानों कान खबर ना होना का अर्थ क्या होता है कि बिल्कुल पता न चलना। और गले मड़ना क्या होता है कि ज़बरदस्ती किसी को कोई काम सौंपना। और लोहा मानने का अर्थ क्या होता है, महत्व स्वीकार कर लेना। और सोने की चिड़िया का क्या अर्थ होता है, तो सोने की चिड़िया का अर्थ होता है समृद्ध है। ठीक है, भारत सोने की चिड़िया है यानी समृद्ध देश है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपकी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए या फिर व्हाट्सएप पे आइए। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा सेशन लगातार चल ही रहा है, तो आपको पता होगा इससे पहले हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो मुहावरे देखे थे, अब लोकोक्तियाँ देखेंगे। लोकोक्तियों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सेशन चलता रहेगा। जैसे हिंदी का खत्म होता है, रीजनिंग का आएगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा, किसने क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद इकोनॉमी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद मैथ्स का हो सकता है। ठीक है, मैथ्स के आने के बाद पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर अप कराया जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको इसका जो है टेलीग्राम से ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, नंबर पहले सेव कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, इसके बाद नंबर को ढूंढिए। नंबर ढूंढने के बाद आपका मेरा नाम मिलेगा। ठीक है, अनुराग यादव करके कुछ होगा, या फिर 6393 62 13 44 उसमें डालेंगे तो आ जाएगा। तो उसको आपको अगर उसमें कोई सब्सक्राइबर न हो सकते हैं कि ना हो, क्योंकि ग्रुप मेरा अलग से बना है, तो आप मेरे नाम के सर्च करिए, उसके बाद वहाँ पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टा से जुड़िए, इंस्टा पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लोकोक्तियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है। तो ऐसे दे देंगे, फिर 4 आपको जो है ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है कि तुच्छ व्यक्ति अपनी विद्वता का अधिक प्रदर्शन करता है। यानी जो तुच्छ व्यक्ति होता है वो अपनी विद्वता का अधिक प्रदर्शन करता है, इसलिए कहते हैं कि अधजल गगरी, यानी छोटा सा ज्ञान, मतलब थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुच्छ व्यक्ति अपनी विद्वता का अधिक प्रदर्शन करता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, मतलब अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अंधा क्या चाहे 2 आँख, मनचाही वस्तु मिलने वाला सुख। ठीक है, अंधा क्या चाहे 2 आँख, मतलब कि दो आँखों अगर मिल जाए उसे और क्या चाहिए, तो मनचाही वस्तु मिलने वाला। अक्ल बड़ी या भैंस, यानी बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है, इसका मतलब होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ होता है, यानी दोनों ओर से लाभ होना। ठीक है, दोनों ओर से लाभ होने का क्या अर्थ है कि आम के आम गुठलियों के दाम। वहीं छठी बात करें तो आँख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब कार्य निकृष्ट किंतु नाम अति उत्तम। ठीक है, अब अगला है कि आंखों का अंधा नाम नैन सुख, मतलब होता है कि कार्य इसके जो है वो निकृष्ट है किंतु नाम अति उत्तम है। ठीक है, कार्य उसके कुछ नहीं है, मतलब घृणित कार्य करता है लेकिन उसकी नाम जो है वो अति उत्तम है। गेहूं के साथ घुन पीसना, मतलब बुरे के साथ अच्छा आदमी भी परेशान होता है। गेहूं के साथ घुन पीसना वही चीज़ें हैं। अगला देखते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब वास्तविक कार्यक्रम और दिखावा अधिक। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है कि वास्तविक कार्यक्रम और दिखावा अधिक। एक अनार 100 बीमार, मतलब एक वस्तु और चाहने वाले अनेक। ओखली में सर दिया तो मूसर क्या का डर, मतलब जहाँ जान की बाजी लगा दी हो वहाँ चोटों से क्या डरना। खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है, मतलब एक साथी को देखकर दूसरे साथी बदल जाते हैं। अगला हमारा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है कि प्रयत्न अधिक किया फल सामान्य निकला। वहीं 13वां नंबर देखते हैं कि घोड़ा बेचकर सोना, मतलब बेफिक्र होकर आराम करना। घड़ों फानी भरना, मतलब होता है बेइज्जत होना। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ होता है कि थोड़े दिन की सुख होना। अगला इसी प्रकार से हमारा है 16 नंबर। चलती का नाम गाड़ी, मतलब कि अच्छे कार्य में सब सहयोग देते हैं या समय जिसका साथ दे जाए। चिकने घर पर पानी नहीं ठहर सकता, मतलब बेशर्म से कुछ भी कहना व्यर्थ है क्योंकि उस पर किसी बात का असर नहीं होता, इसलिए कहा गया है कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। जाके पैर न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई, मतलब जिसे कभी कष्ट नहीं सहने पड़े वह दूसरों का दुख कैसे जान सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है कि शक्ति से अधिकार मिलता है। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी का अर्थ है कि साधन ही न होगा तो साध्य होने की संभावना ही नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से।
अगला है कि नौ नगद ना तेरा उधार का अर्थ क्या होता है? तुरंत का कम नगद, तुरंत का कम नगद और ज़्यादा नफ़े के उधार से अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब तुरंत मिल जाए, कम ही नफ़ा मिले, लेकिन उधार से अच्छा होता है। नेकी और पूछ मत मतलब अच्छे काम क्या पूछना। नीम हकीम खतरे जान मतलब अल्पज्ञानी से नुकसान की संभावना रहती है। बिल्ली के भाग में छीका टूटना मतलब होता है अचानक लाभ प्राप्त होना। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मतलब कि कार्य की एक निश्चित सीमा। और मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ होता है ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। राम नाम जपना, पराया मान अपना मतलब होता है धोखा देकर अपना कार्य सिद्ध करना। हालांकि हम लोग जब कॉलेज में होते थे तो इसका अर्थ कुछ और ही निकालते थे। तो राम नाम जपना, पराया माल अपना। सांच को आँच नहीं मतलब क्या होता है कि जब सही आदमी किसी से नहीं डरता। सांच को आँच नहीं मतलब कि सही आदमी किसी से नहीं डरता। बुरे का अंत बुरा मतलब बुरे का काम परिणाम जो होता है वह बुरा ही होता है। और अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग मतलब अपने अपने मन का कार्य करना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब अवसर निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। और आधी तज सारी को धाए, आधी मिले न सारी पाए मतलब लालच के वशीभूत होकर मूल भी खोना पड़ता है। ठीक है, आधी तज सारी को धाए, आधी मिले न सारी पाए। आगे नात न पीछे पगहा, सबसे भला कुम्हार का गधा मतलब कोई सगा संबंधी न होने पर मस्त रहना। आगे नात न पीछे पगहा, सबसे भला कुम्हार का गधा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके मतलब होता है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी बड़ी विपत्ति में फंसना। और आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास मतलब चले थे कोई बड़ा काम करने और लग गए जरा सा काम करने। और ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया मतलब भाग्य का अनोखापन दर्शाता है। और उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। आदमी की एक बार शर्म उतर गई तो फिर उसे झिझक नहीं लगती। और ऊधों का लेना न माधो का देना, किसी को झगड़े में न पड़ना। उसी प्रकार से 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा मतलब दोष और खराबियाँ जुड़ जाना। कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला मतलब बुरे का बुरा फल और अच्छे कार्यों का अच्छा। कभी दिन बड़ा तो कभी रात मतलब संसार में सभी मिलते हैं। कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर मतलब छोटे बड़े सभी एक दूसरे पर निर्भर है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कनूबा जोड़ा मतलब व्यर्थ का तालमेल बैठाना। इस प्रकार से इसी प्रकार से अगला हम देखें, अगला हमारा है 44वां नंबर कि कौवा चला हंस की चाल मतलब अंधानुकरण मतलब किसी का अनुकरण करते हुए, लेकिन अनुकरण किस प्रकार से करना? अंधे होकर करना। ठीक है, खुदा गंजे को नाखून न दे मतलब दुष्ट व्यक्ति को अधिकार संपन्न न बनाए। ठीक है, नाखून दे देगा तो चकोटी काटेगा। जिस थाली में खाया उसी से छेद करना मतलब कृतज्ञ होना। और आ बैल मुझे मार वाला क्या है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। और जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ मतलब खोजने वाले को सब कुछ मिल जाता है। और तुरंत दान महाकल्याण मतलब तत्काल कार्य करने की प्रवृत्ति, तुम डाल कर हम पात। देखिए, तुरंत दान महाकल्याण मतलब तत्काल कार्य करने की प्रवृत्ति। तुम डाल हम पात का अर्थ क्या होता है कि आगे पीछे रहना। और तुम भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी मतलब सब बड़े बड़े हैं तो छोटे कौन हैं। दाल भात में मूसर चंद मतलब व्यर्थ ही कार्य में व्यवधान डालना। इसी प्रकार से दान की बच्चिया के दांत नहीं देखा जाता, अर्थात कि मुफ्त की चीज़ की परख करना व्यर्थ है। और दूध का दूध पानी का पानी मतलब क्या होता है? सच्चा न्याय। और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम यानी चारों तरफ हाथ मारने वाला पछताता है। और नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ठीक है, पुरानी वस्तु में नए वस्तु की अपेक्षा अस्थायित्व होता है मतलब नया 9 दिन चलता है लेकिन पुराना 100 दिन। नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है किसी के साथ भला काम करके भूल जाना चाहिए। और पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि सब मनुष्य एक से नहीं होते हैं। 59 नंबर है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब मूर्ख मनुष्य गुणों की पहचान या परख नहीं कर सकता है। उसी प्रकार दुधारू गाय की 2 लात भी सही मतलब काम करने वाले का गुस्सा भी सहना पड़ता है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी मतलब आपत्ति को अधिक समय तक नहीं टाला जा सकता। और बाप ने मारी चुखरिया बेटा तीरंदाज मतलब कोरी गप्पे मारना। भागते भूत की लंगोटी भली मतलब होता है कि जहाँ सब कुछ जा रहा हो अगर उसमें कुछ भी मिल जाए तो बहुत समझना चाहिए। ठीक है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी मतलब जब दोनों राजी हो तो तीसरा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बिल्ली मुझे घुमाओ मतलब भला करने वालों को ही जब वह व्यक्ति परेशान करे। मधुर वाणी दगाबाज की निशानी मतलब मीठा बोलकर धोखा देना। और मेरे मन कुछ और कर्ता के मन कुछ और, वही होता है जो भगवान चाहता है और मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता। इसका अर्थ यही है। ठीक है,
इस प्रकार से अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि रस्सी जल गई पर मगर ऐठन नहीं की, मतलब क्या होता है कि सब कुछ स्वाहा हो जाने पर भी अकड़ते रहना। इसी प्रकार 69 हमारा कि घर पर भेदी, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब आपस की फूट से सर्वनाश होता है। और घर में दाने नहीं अम्मा चली भुनाने, मतलब बेकार ही ढोंग करना। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही व्यसन वाले व्यक्ति आपस में मित्र होते हैं। और जन में रहकर मगर से बैर, मतलब शक्तिशाली के पास रहकर आपस में शत्रुता नहीं करनी चाहिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब दूर से अच्छी लगने वाली वस्तु वास्तव में अच्छी नहीं होती है। इसी प्रकार से 74 नंबर यानी 74 नंबर है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, केवल नाम ही नाम और कोई काम कुछ नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब स्वयं का अज्ञान छिपाने के लिए दूसरों का जो है छिद्रान्वेषण करना। इस प्रकार से हमारा ये 74 नंबर समाप्त होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ जो है मॉडल पेपर दर्शाया गया है जिसको आपको कर लेना है। हम यहाँ पे नहीं कराने वाले क्योंकि हमने 74 75 कर लिया, तो उसमें से एक आध दो पूछ लेता, ठीक है, उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो इसको अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ की PDF फाइल आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज करके बीच बीच में समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो है अध्याय देखेंगे कि अगला अध्याय किस प्रकार से है। आप इसको पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर पढ़ने का मन हो, अगर नहीं हो तो ठीक है, आगे हमारे साथ चलते रहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैं साथ ही साथ में बता दिया कि अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का अनुशंसा हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। और मेरी सलाह ये रहेगी कि जब आप एग्जामिनर हॉल में बैठे तो आप पहले स्टेबल हो जाइए, ठीक है। क्या होता है कि कई बार हम क्या होते हैं कि थोड़ी गलतियां कर बैठे, OMR सीट में अच्छी नहीं बढ़ते, या फिर कई बार गलतियां कर बैठते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है जिस प्रकार से हमें रोल नंबर भरना होता है। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उन चीज़ों को आप एग्जामिनर से पहले कंफर्म कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए माइनस मार्किंग है कि नहीं है, इसके बाद किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, हमने क्या क्या सब्जेक्ट लिया है, क्या क्या उसमें आया है, कौन कौन से हमें पहले कर लेना चाहिए, कौन कौन से बाद में करना चाहिए, इन सभी को आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। एग्जामिनर जैसा आपको बताएगा वैसा ही करना है, ऐसा नहीं कि जल्दी करने के चक्कर में सब गड़बड़ चले करके चले आए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम OMR सीट में ही गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो कंप्यूटराइज होता है, तो हमें क्या करती है उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये इसका देखिए फाइनल जो है उत्तरमाला है, 80 नंबर है, तो इसको आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली जैसा हमारा सेशन चल रहा है, ठीक है, तो हिंदी का उसके आज पूरा का पूरा जो है हमने पढ़ लिया है कि इसको खत्म करने के बाद रीजनिंग खत्म करने के बाद ज्योग्राफी का, इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। तो हमने कहा था अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, या फिर किसी टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज का जो हमारा 13 पॉइंट है यानी 13वां जो टॉपिक है उसको हमने समास को देखेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से हमारा चलता रहेगा, जैसे ही समाप्त होता है अगला टॉपिक हमारा रीजनिंग का, ठीक है, इसके बाद चलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है समास में। तो समास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि दो या अधिक शब्दों के मेल से जिस संयुक्त शब्द का निर्माण होता है उसे हम समास की संज्ञा देते हैं। समास करते समय शब्दों के बीच आने वाली विभक्ति का लोप हो जाता है और उस विभक्ति को पुनः लगाकर उस समास को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि दो से अधिक शब्दों का अगर मेल हो जाए तो उसके ही संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, समास की संज्ञा कहते हैं। और समास को जब हम समास में क्या होता है कि शब्दों के बीच में आने वाली जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। पुनः जब हम उसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसे हम विग्रह कहते हैं। अब समास के भेद देख लेते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो प्रश्न किसी भी प्रकार का आएगा आप लोग कर लेंगे। तो माफ कीजिएगा 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास हम देखते हैं कि इस समास का पहला खंड प्रधान होता है और पूरे शब्द की क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो समास पद क्या है, विग्रह। तो प्रतिदिन इसका विग्रह किया जाए तो दिन, ठीक है। यथाविधि मतलब होता है कि विधि के अनुसार, इसका पहला पद है जो प्रधान है, बाकी क्या है, क्रिया विशेषण के अनुसार क्या है, ये क्रिया विशेषण। उपनगर मतलब नगर के पास, उप जो है इसमें क्या है, मुख्य पद है, ठीक है, प्रधान पद हो, बाकी शब्द जो है क्रिया विशेषण है, ठीक है। भरपेट, पेट भरकर, ठीक है, इसका विधि के अनुसार अगर देखा जाए विग्रह देखा जाए तो पेट भरकर, तो पहला जो है पेट क्या है, इसमें प्रमुख प्रधान पद है और बाकी सब इसमें क्या है, भरकर मतलब क्रिया विशेषण। धीरे से, ठीक है। इस प्रकार से पहला पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, बाकी क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा है कि तत्पुरुष। यहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष मतलब होता है जहाँ दूसरे पद का अर्थ मतलब पहला नहीं
अंतिम वाला पद, जहाँ दूसरे पद का अर्थ प्रधान हो और बीच के कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और उसके अंतर्गत पहला पद प्रायः संज्ञा विशेषण होता है। ठीक है, बताया गया है कि यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो होता है बीच का शब्द जो है, बीच का कारक जो चिन्ह होता है वो उसका लोप होता है। और इसके अंतर्गत प्रायः जो होता है वो पहला पद क्या होता है, संज्ञा विशेषण होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। जैसे समझिए कि को अन्नदाता, अन्नदाता को देने वाला, ठीक है, अन्नदाता, तो अन्नदाता को देने वाला, इसका दूसरा पद क्या है, देखिए समस्त पद क्या है, अन्नदाता, और पहला विलुप्त कारक क्या है, को। देखिए अन्न को देने वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, पहली बात तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बीच का पद है उसकी लोप्ति हुई है। तो अन्नदाता का मतलब होता है अन्न को देने वाला, तो को शब्द का यहाँ पे लुप्त हुए हैं। और दूसरी बात हमने क्या देखी है कि यहाँ पर देने वाला, यहाँ पे जो दूसरा पद है वो प्रधान पद है। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग यहाँ पे को है तो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ मतलब ये क्या है, मुख्य पद है। मन माना मतलब मन से माना हुआ। और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। कर्मधारय समास देख लेते हैं कि जो समास क्या होता है कि जो समास विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेष्य और विशेषण और विशेषण के योग से बनता है। क्या, विशेष और विशेषण, विशेष्य और विशेष्य, विशेषण और विशेषण के योग से बनता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनश्याम, घनवत श्याम, चरण कमल, कमल रूपी चरण, समस्त पद है और विग्रह इसका किया गया है। मुख कमल, मुख ही कमल, विद्या धन, विद्या धन मतलब विद्या रूपी धन, और सद्गुण मतलब क्या होता है, जो गुण सर्वश्रेष्ठ हो। इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें और जैसे द्विगु समास में होता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद विशेष्य हो, पहला क्या हो, संख्यावाचक हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, उसे द्विगु समास की संज्ञा देते हैं। जैसे चतुर्दिक मतलब क्या होता है, इसमें चार, चार क्या है, संख्यावाचक, चार दिशाओं का समाहार। ठीक है, त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार, तो पहला पद क्या है इसमें, संख्यावाचक है। और पंचवटी, पंचवटी क्या है, पंचवटी क्या है इसमें, पंचवटी जो है ये पांच वृक्षों का समाहार है, तो क्या हो जाएगा ये त्रिलोकी, त्रिलोकुम क्या है, तीन लोगों का समाहार। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब बहुव्रीहि की बात करते हैं। तो बहुव्रीहि में क्या होता है कि जिसका कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, उसे विग्रह करने पर अपनी तरह से कुछ जोड़ने पर अर्थपूर्ण हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पे जो तीसरा पद है वो प्रधान है। ठीक है, जो तीसरा पद है वो प्रधान है। पंकज मतलब पंख से जन्मा है जो अर्थात कमल। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो यहाँ पे गणेश क्या है, प्रधान पद है। मतलब पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। दशानन, दशयानन जिसके अर्थात रावण, और चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। इस प्रकार से हम प्रश्न को देख सकते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, जहाँ पर और, ठीक है, बीच के शब्द का जो है लोप होता है, जिसकी सभी पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर जिसमें पर और अथवा आदि संयोजक अवयव से जुड़े हों तो वहाँ पर द्वंद्व होता है। ठीक है, इसके बीच में और तथा, जैसे भाई बहन, तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो इसके बीच में जो लुप्त पद है वो क्या है, और है। ठीक है, इसके बीच में जो लुप्त पद है वो और है। राम लक्ष्मण को अगर हम विग्रह करेंगे तो इसमें और पद जो है वो लुप्त है। रात दिन, रात और दिन, काला सफ़ेद, काला और सफ़ेद। ठीक है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इस प्रकार से माता और पिता, इस प्रकार से और अथवा एवं। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो लुप्त होते हैं प्रायः। अब इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि अव्ययी भाव समास का आप उदाहरण बताना है। अव्ययी भाव में हमने क्या देखा था, पहला पद प्रधान होता है, तो इसमें हमने देखा यथा, पहला प्रधान शक्ति के अनुसार, शक्ति जो है माखन चोर, तो इसमें देखिए नवचर, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। लेकिन अगर देखा जाए तो यथाशक्ति में क्या है, पहला पद शक्ति के अनुसार, मतलब शक्ति क्या है यहाँ पे प्रधान पद है, तो पहला यहाँ पे हो जाएगा यथा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो इसमें अधिकतर यथा इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अव्ययी भाव समास वहाँ पे होता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि जो है आखिरी पद प्रधान होता है। जैसे राजकन्या, कन्या यहाँ पे क्या है, प्रधान पद है, तो राजा की कन्या। ठीक है, राजा की कन्या क्या है, यहाँ पे कन्या जो है यहाँ पे प्रधान पद है, इस वजह से हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला हमारा तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास इस प्रकार से पूछा गया है अगला भी क्वेश्चन कि तत्पुरुष समास में आपको बताना है। तो घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, यहाँ पे जो है अन्य पद प्रधान है की दौड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में देखिए तो चार का चरण कमल, कमल जैसा चरण, ठीक है, इसमें जैसा तैसा इस प्रकार के बाद प्रयुक्त शब्द प्रयोग होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। द्विगु समास में हमने क्या देखा था? पहला पद स्वयं संख्यावाचक होता है, ठीक है, चौराहा चार रास्तों का समूह है। द्वंद्व होता है कि और जैसे जिस प्रकार से होता है, ठीक है, खट्टा और मीठा इस प्रकार से। बहुब्रीहि क्या होता है? कनपटा, कनपटा कनफटा मतलब फटे कानों वाला। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि क्या हो गया कि कनफटा, बहुब्रीहि फटे कान वाला, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल के हिसाब देखेंगे अर्थात कौन? मेरा दोस्त। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। नवरत्न होगा नहीं, जन्म भर होगा नहीं, माता पिता होगा नहीं, माता और पिता। तो इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। इसी प्रकार से यथाशीघ्र, शीघ्र से शीघ्र, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। पहला पद यथा, इस प्रकार से ये क्या है? एग्जाम्पल है, इसको आप पकड़ सकते हैं। यथा तो अव्ययी भाव समास है। भारत माता, भारत इक्वल टू भारत की माता में कौन सा समास है? तो 9वां नंबर है, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। इसमें जो माता जो है प्रधान, अंतपद क्या है? प्रधान है। मदांध, मद में अंधा में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। अंधा मतलब यहाँ पे दूसरा पद क्या है? प्रधान है, अंधा, ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से दशानन, दश है आनंद जिसके, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा आपको सब साफ साफ पता चल रहा होगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास है, अर्थात रावण हो गया। कमल नयन, कमल जैसा नयन, इसमें कौन सा समास है? जैसा तैसा आपको पता होगा, ठीक है, कर्मधारय समास। ये एग्जाम्पल है जहाँ पे जो है कमल जैसा नयन समानता व्यक्त की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जितेंद्रिय अर्थात क्या हो जाएगा कि इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इसमें क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा, जीतने वाला, ठीक है, प्रधान पद होगा। धर्म कर्म, धर्म और कर्म साफ साफ है कि आपको पता भी होगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा और यहाँ पे लोप हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन था हो गया है। अब अगला जो है वो संधि का हम देखेंगे। तो संधि को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए संधि से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो थ्योरी है उसको कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, आपको थ्योरी को छोड़ना नहीं है। तो जैसे संधि से भी कई बार जो है एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लेना है। जैसे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल पूछा है, तो इसमें से कौन सी दीर्घ संधि है? तो दीर्घ संधि आप अगर आप पढ़े रहेंगे तो धन प्लस अर्थी, ठीक है, धनार्थी हो जाएगा, आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। गुण संधि क्या पूछा है? तो इसमें गुण संधि पूछा है, तो गुण संधि कौन सा है? तो गुड़ प्लस ईस यानी गुड़ीस हो जाएगा, ठीक है, आ प्लस ई बराबर बड़ी हो जाएगा। इस प्रकार से ये गुण संधि हो गया। वृद्धि संधि क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि का एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है, तो गंगा प्लस ओध, गंगोध, ठीक है, कि इसका हो जाएगा वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओ की मात्रा। यड़ संधि में क्या होता है? यड़ संधि यहाँ पे एग्जाम्पल मांगा है, तो यड़ संधि का एग्जाम्पल आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए सु प्लस आगतम, ये यड़ संधि का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। यड़ सु प्लस आगतम में कौन सा संधि है? तो यड़ संधि है, स्वागतम। अयादि प्लस अयाद में अयादि संधि कौन सी है? अब अयादि संधि कौन सी है? तो देखिए पौ प्लस एक, पौक, ठीक है, तो इसमें कौन सी है? अयादि संधि है। 9 प्लस आकार बराबर 9 आकार, इक्वल टू इसमें कौन सी संधि है? 9 प्लस आकार बराबर किसके है? 9 आकार के, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अ प्लस आ बराबर आ बन गया। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, इसमें कौन सी संधि है? महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। अब गंगा प्लस ओध बराबर गंगोध हो गया, ठीक है, गंगोध हो गया, तो इसमें कौन सी संधि है? तो गंगा प्लस ओध बराबर गंगोध हो गया, तो इसमें वृद्धि संधि है। और प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 9 का सी यानी यड़ संधि है। और ने प्लस अन बराबर नयन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो 10 का बी यानी अयादि संधि है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। और अगला टॉपिक होगा हमारा अनेकार्थक शब्द। इसके बाद हमारा आई थिंक समझ में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम रीजनिंग का टॉपिक लाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। अगर कोई भी अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, डेफिनेटली हम हमसे जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमने सेशन लिया वो हिंदी का हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो, ठीक है। इसके बाद हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक वीडियो जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। सो आप इससे कनेक्ट रहिएगा। तो अगला हमारा जो है वो तत्सम तद्भव का है। तो तत्सम तद्भव का देखेंगे, हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ कि मिनिमम जो है 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो ये देखते हैं किस प्रकार से तद्भव और तत्सम शब्द के प्रयोग जो है, हालांकि मैंने इसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं कराई, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। तो चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द आपको चुनना है, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए अवसर, आसर और आसरा, ये तीनों जबकि है क्या है, तद्भव है, जबकि अवसर क्या है, ये तत्सम शब्द है। बादल का तत्सम क्या है, आप सभी को पता होगा कि जो वारिद है ये क्या है, बादल का तत्सम शब्द है। हालांकि मेघ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका वारिद जो है वो तत्सम शब्द है। होठ का तत्सम शब्द क्या है, तो होठ का वोष्ठ होता है, क्या होता है, तत्सम शब्द। केला का तत्सम शब्द क्या है, तो केला का तत्सम शब्द क्या है, केला का है कदली, ठीक है, केला का तत्सम शब्द क्या है, कदली। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो पांचवा शब्द है जो परीक्षा, ठीक है, प र पे बड़ी की मात्रा छा, ठीक है। छठवां नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है, तो तत्सम जो है इसमें शोषण जो है वो तत्सम शब्द है। गौरव का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गौरव का तत्सम शब्द क्या होगा, इसमें हो जाएगा गवाक्ष, ठीक है। और आठवां नंबर है कि निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्द है, तो ज्येष्ठ जो हो जाएगा वो तत्सम है, जबकि जेठ जो है वो तद्भव है। कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा, आपको पता भी होगा, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, स्कंद जो होता है ये तत्सम शब्द होता है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा भी था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द आपको चुनना है, तो इसमें बी जो है यानी अक्षत जो है वो तत्सम शब्द है। 11वां नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें भी आपको चुनना है, तो इसमें जो आंचल है वो क्या है, वो क्या है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। 12 नंबर है कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो कृष्ण जो है वो तत्सम शब्द है। 13 नंबर निम्नलिखित में शब्द का चयन कीजिए, निम्न में से तत्सम शब्द, इसमें भी आपको तत्सम शब्द चुनना है, तो स्तुति जो है वो तत्सम शब्द है। इसमें आपको भी तत्सम शब्द चुनना है 14 नंबर में, तो इसमें जो है एकादश जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार से 15 नंबर में आपको क्या चुनना है, तत्सम शब्द चुनना है, तो इसमें भी जो तत्सम शब्द आपको जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो दधी जो है यानी दही का जो दधी होता है वो तत्सम शब्द होता है। अगला 16 नंबर हम देखते हैं कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसमें पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। अब 17 नंबर में भी देखते हैं तत्सम शब्द कौन सा है, तो अमूल्य जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द कई बार पूछे गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे धैर्य, आगे देखेंगे भी, तद्भव को भी देखेंगे हम। अगला देखा है कि फिर तत्सम शब्द चुनना है, तो कृष्ण जो है वो तत्सम शब्द है। और 20 नंबर में अगर हम देखा जाए तो सिर जो है, हर्ष जो है वो तत्सम शब्द है। और 21 नंबर में अग्र जो है आगे, जिसका अर्थ होता है ये भी तत्सम शब्द है। और 22 नंबर इसमें जो है सूत्र जो है ये भी तत्सम शब्द है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं 23 नंबर, 23 में कौन सा तत्सम शब्द है, तो इसमें जो है वो सौभाग्य जो है तत्सम शब्द है। 24 नंबर में यश जो है वो तत्सम शब्द है। 25 नंबर में स्पर्श जो है वो तत्सम शब्द है। 26 नंबर में परश जो है वो, परख जो है वो तत्सम शब्द है। और 26 नंबर में 26 का सी जो काग है वो तत्सम शब्द है। उल्लू का तद्भव क्या होगा, उल्लू, ठीक है, आपको पता होगा कि तद्भव इस प्रकार से स्टार्ट हो गया, तो बी उल्लू। और तद्भव शब्द एक आपको चयन करना है 28 नंबर में, तो रात्रि पथ जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, माफ़ कीजिएगा, साग जो है वो तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में हम पूछा गया है कि तद्भव शब्द को आपको चयनित करना है, तो दूध जो है वो तद्भव शब्द है। और 30 नंबर में भी आपको तद्भव शब्द चुनना है, तो भाव जो है वो तद्भव शब्द है। और 31 नंबर में भी आपको तद्भव शब्द चुनना है, जिसमें आपको घर जो है वो कुंभकार का तद्भव क्या होगा, कुम्हार, ठीक है, कुम्हार ऑप्शन 32 का ए। निम्नलिखित तद्भव शब्द का चयन करना है 33 नंबर सी, ठीक है, उत्साह जो है वो तद्भव शब्द है। 34 नंबर देखते हैं कि 34 में तद्भव का शब्द चुनना है, तो परख जो है वो तद्भव शब्द है। काक का तद्भव शब्द क्या है, 35 नंबर है कि काक का तद्भव शब्द क्या है, तो काग, ठीक है, काक का तद्भव शब्द क्या है, काग, ठीक है, काग, काक का तद्भव शब्द क्या है, काग। और 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर हमारा है कि आपको तद्भव शब्द चुनना है, तो 36 नंबर में सी जो सेज होगा ये क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, बिस्तर जिसे कहते हैं। और 37 नंबर में भी आपको तद्भव शब्द चुनना है, जिसमें डी सीढ़ी जो हो जाएगा वो तद्भव शब्द है। अष्ट का तद्भव क्या है, 8, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और 39 नंबर देखते हैं, तो 39 नंबर में हमारा क्या है कि तद्भव शब्द आपको चुनना है, तो 39 नंबर में डी साज, ठीक है। और इसमें भी चुनना ही है आपको पत्थर, जो आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ये भी समाप्त होता है।
अब उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधित जो है, उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधित हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग, और उपसर्ग आपको पता होगा, प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अनु है, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, आपको पता भी होगा। तो अनु जो है इसका उपसर्ग है। उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, उल्लास में कौन सा उपसर्ग है, तो उत जो है इसमें, ये भी इसमें से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति प्लस एक होता है। ठीक है, तो प्रत्येक में आपका कौन सा उपसर्ग है, प्रति प्लस क्या है, प्रति जो है इसमें उपसर्ग है। परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो पर जो है वो उपकार, इसमें जो है उपसर्ग है। परिवर्तन, 5वां नंबर है कि परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो परिवर्तन में जो है परि जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है कि उत्कर्ष में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आप पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है इसमें 6 नंबर में, उत्कर्ष में कौन सा प्रत्यय है, तो उत जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, उत जो है प्रत्यय है। और बदौलत में कौन सा उपसर्ग है, 7वां नंबर, बदौलत में कौन सा उपसर्ग है, तो ब जो है इसमें उपसर्ग है। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, 8वां नंबर है, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है, तो अभि जो है वो अभ्युदय है। इसमें भी प्रत्यय नहीं होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, सज्जन में कौन सा उपसर्ग है, 9वां का देख लेते हैं। तो सी, सत जो है सतजन मतलब सज्जन हो जाएगा। आपको अगर संधि विच्छेद आते तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 10वां नंबर हम देखते हैं कि प्रादुर्भाव में कौन सा उपसर्ग है, प्रादुर्भाव में कौन सा उपसर्ग है, प्रादुः जो है इसमें उपसर्ग है। अगला हमारा है 11 नंबर कि संयम में कौन सा उपसर्ग है, 11 नंबर है कि संयम में कौन सा उपसर्ग है, तो सम जो है ये सम प्लस, देखिए सम जो है इसमें उपसर्ग है। अनाथ 12 नंबर है कि 12 नंबर है कि अनाथ में कौन सा उपसर्ग है, अ जो है वो उपसर्ग है। 13 नंबर है सम्मान में कौन सा उपसर्ग है, 13 नंबर है कि सम्मान में कौन सा उपसर्ग है, सम जो है वो उपसर्ग है। 14 नंबर है स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, 14 नंबर स्वाभिमान में स्व जो है वो उपसर्ग है। सरताज में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, 15 नंबर क्या है कि सरताज में कौन सा उपसर्ग है, तो सर जो है इसमें उपसर्ग है। इसी प्रकार से 16 नंबर देखते हैं। अब प्रत्यय देखते हैं कि पल्लवित में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, 16 नंबर पल्लवित में कौन सा प्रत्यय है, तो इत जो है इसमें प्रत्यय है। छम्य में कौन सा प्रत्यय है, छम्य। ठीक है, 17 नंबर छम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यह जो है इसमें प्रत्यय है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, जो लास्ट वाला आपको पता भी होगा। तो 18 नंबर कि रमणी में कौन सा प्रत्यय है, तो अनीय जो है वो प्रत्यय है। मिठास में कौन सा प्रत्यय है, 19 नंबर मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो आस जो है वो प्रत्यय है। अगला नंबर 20 नंबर हम देख लेते हैं कि 20 नंबर इसमें लिखा गया है महत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्व। ठीक है, महत्व में त्व जो है वो प्रत्यय है। इसी प्रकार से प्रलाप में कौन सा प्रत्यय होगा, प्रलाप। ठीक है, प्रलाप में 21 नंबर का कौन सा है, तो 21 नंबर का सी, आप। ठीक है, मुखड़ा में कौन सा प्रत्यय है, मुखड़ा में कौन सा प्रत्यय है, तो ड़ा जो है वो प्रत्यय है। भारतीय शब्द में कौन प्रत्यय बताइए, तो भारतीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो ये जो है इसमें प्रत्यय है। कुलीन में प्रत्यय छाटिए, कुलीन में आपको प्रत्यय छाटना है, तो इन जो है वो प्रत्यय है। और हर्षित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो हर्षित में जो है वो इत जो होगा ये प्रत्यय होगा। इस प्रकार से हमारा ये भी शब्द जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है कंप्रिहेंसिव टाइप का है, मतलब बोध शक्ति का है। ठीक है, अवतरण टाइप का दिया रहता है, जो कि वर्तमान समय में कोई भी प्रासंगिकता इसकी नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो वर्तमान समय में पूछे नहीं जाते हैं। तो ये लास्ट इसका सेशन था, लास्ट सेशन खत्म हो चुका है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इतना टिकने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम रीजनिंग का चलेंगे, रीजनिंग का ही जैसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। आप लोग एक बार पूरा वीडियो एक तरफ से देखिएगा। ठीक है, समझ में आएगा। थोड़ा सा दोगुनी रफ्तार में देखिए या फिर तिगुनी रफ्तार में देखिए, लेकिन देख जरूर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ में आप लोग रिलैक्स कीजिए। इसके बाद अगर पेपर मैंने जो अपलोड किया था उसको आपने पढ़ लिया है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, पेपर दीजिए, दे के आइए। ठीक है,
अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमसे डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ, हमेशा एक्टिव रहता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं जो है रिप्लाई उस पर भी दूंगा, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी थोड़ा सा लेट रिप्लाई होता है, तो उस वजह से आप लोग नाराज़ ना हुआ कीजिए, डायरेक्टली डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है, ठीक है। तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से चुनना होता था, आपको पता भी होगा। इस प्रकार से अवतरण जो है पूछने जाते हैं। तो अगला हमारा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी जीके जीएस का होगा। एक नज़र में हम एक दृष्टि में सारा का सारा इसमें ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा रीजनिंग का, अगर हो सकेगा रीजनिंग का या फिर जीके जीएस का, जो भी होगा, जो भी पॉसिबल होगा, उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।